नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें साथियों मैंने जितने भी प्रश्न रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, सारे प्रश्न मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट रखे हैं और लगभग इसमें मैं लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आप 4-5 वीडियो या 6 वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर और ये एक देख लीजिए तो बराबर है। मैं ये गारंटी के साथ, दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनाने में भी आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। मैंने क्वेश्चन इतने बनाए हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, और जब तक मैं वीडियो को शुरू करता हूं तब तक आप जाकर क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, जो संरक्षित खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो जलवायु नियंत्रण है या कीट नियंत्रण है या फसल उत्पादन बढ़ाना है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल प्रबल एग्रो स्टडी को जिसका कि लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है? तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो आपका जो रैनफेड का जो एग्ज़ाम था उसमें आपके लगभग 30 से भी ज़्यादा 25 या 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंसे हैं, जो मैंने पीडीएफ आपके लिए दी थी, ठीक है? पीडीएफ दी थी आपके लिए, टेलीग्राम चैनल पर ही दी थी मैंने। आपके पूरे सिलेबस को वह पूर्ण कर रही थी, और वो पीडीएफ मेरे द्वारा ही बनाई गई पीडीएफ थी, और उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके फंसे हैं। और स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? पॉली हाउस में कौन सी सामग्री का उपयोग छत और दीवारों के लिए किया जाता है? तो पॉली हाउस में ऐसी कौन सी सामग्री है जिसका उपयोग हम छत और दीवारों के लिए करते हैं? तो कांच हो जाएगा, लकड़ी, पॉलीथीन शीट या मेटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो पॉलीथीन शीट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को किस माध्यम में उगाया जाता है? तो मिट्टी में, पानी में, रेत में, कोकोपीट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पानी। यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में खेती करने के लिए ही हम पानी में खेती करते हैं, यानी बिना भूमि के खेती करते हैं, केवल पानी में ही खेती को करते हैं, तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एरोपोनिक्स में पौधों की जड़ों को किस प्रकार पोषक तत्व दिए जाते हैं? पोषक तत्व मतलब होता है, जो पोषक तत्व होते हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं जिनको हम, तो आपके धुंध द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने लिए हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ही मैंने लिए हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपका कंप्लीट वीडियो आप समझ सकते हैं। यदि कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। यदि आपको लगे तो कमेंट कर देना, मुझे बता देना आप कमेंट करके कि पार्ट 2 यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है? तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दूंगा विद आंसर्स, ठीक है? आंसर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट का, तो उनमें से आपकी ज़्यादा संभावना रहती है आने की। तो ग्रीन हाउस में तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पंखे का या हीटर का या कूलिंग पैड का? तो उपरोक्त सभी का करते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन में एसी होता, एयर कंडीशनर होता, तो उसका भी प्रयोग करते हैं हम ग्रीन हाउस में, ठीक है? पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उसका भी प्रयोग करते हैं। तो शेड नेट हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या है? शेड नेट हाउस जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, उसका मुख्य उद्देश्य तापमान बढ़ाना है या प्रकाश को कम करना या जल संरक्षण या हवा को नियंत्रित करना। तो जो शेड नेट हाउस होता है जिसके द्वारा कि जो कि जैसे जे हाउस है, जैसे ये हाउस है, तो इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, जो मैंने इसको अभी 4-5 बार इसको किया है, बार बार चला रहा हूँ यहाँ पर पेन में, ठीक है? ये आप समझ सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है? तो यहाँ पर जो पॉलीथीन चढ़ाते हैं तो उससे प्रकाश कम हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, शेड नेट हाउस, शेड नेट बोलते हैं उसके लिए। उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है प्रकाश को कम करना होता है, याद रखिएगा। मैं आपको देखिए आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए चीज़, ठीक है? देखिए यूट्यूब पर काफ़ी मिल जाएंगे आपको, हाँ, ठीक है?
बहुत मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, लेकिन आपको जो आपको अच्छे से समझाएगा वही असली टीचर होता है। मैं अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता अपने मुँह से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये 7वां प्रश्न है, मल्चिंग किसका उपयोग करती है? मतलब मल्चिंग में किसका उपयोग, मतलब मल्चिंग किसके लिए उपयोगी है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो जल संरक्षण के लिए उपयोगी है, या पोषक तत्व जोड़ने के लिए, या मिट्टी को ढीला करने के लिए, या कीटों को मारने के लिए। तो जो है मल्चिंग जो है जल संरक्षण के लिए होता है, ठीक है। याद रखना है आपको। मल्चिंग क्या होता है कि जैसे ये भूमि है या मृदा है, इसके ऊपर हम कुछ भी पन्नी या घास कुछ भी रख दें, उसे मल्चिंग बोलते हैं, जिससे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट नहीं आता है, आपका इस पर नहीं पड़ता है, जिससे कि आपका वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, आपके वाटर लॉस नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स में किस प्रकार का पोषक घोल उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स में कौन सा किया जाता है? जैविक, रासायनिक, मिश्रित, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रासायनिक ऑप्शन भी हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में हम घोल उपयोग किया जाता है, तो रासायनिक घोल उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए मैंने यहाँ पे आंसर भी मेंशन किए हैं, आप पहले ही आंसर देख रहे होंगे, लेकिन आप सुनने पर फोकस कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ बार बार उस पर सुनने पर फोकस ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सुनकर और देखकर आप जो चीज़ सीखते हैं वो जल्दी याद होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन हाउस में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसका उपयोग करते हैं? LED लाइट का, या फ्लोरोसेंट लाइट का, या प्राकृतिक धूप का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी का हम प्रयोग करते हैं ग्रीन हाउस में प्रकाश व्यवस्था के लिए। पौध नर्सरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि पौध नर्सरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पौधों को पूर्ण विकसित करना, पौधों को अंकुरित करना, पौधों के कीटों से बचाना, या पौधों को पानी देना। तो इसका जो सही आंसर होगा, पौध नर्सरी का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो पौधों को अंकुरित करना होता है। अगला प्रश्न है, वर्टिकल फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? वर्टिकल फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो ये जल बचत, भूमि बचत, या कीट नियंत्रण, या प्रकाश प्रबंधन। तो देखिए जो वर्टिकल फार्मिंग होती है उसका जो प्रमुख लाभ होता है वो भूमि बचत होता है। भूमि की बचत। वर्टिकल फार्मिंग में हम कई सारे फसल को ले सकते हैं। इसको हम मल्टी लेवल भी बोलते हैं, मल्टी लेवल फार्मिंग भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये इतना लंबा पौधा कोई लगा लिया, कोई सा पौधा, फिर उससे छोटा पौधा लगाया वहीं पे, फिर उससे छोटा यहाँ पे सब्जी वगैरह उगा लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ये एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट लगा है, यहाँ पे पपीता लगा लिया कुछ है, और यहाँ पे ये आपका टमाटर आलू कुछ लगा लिया। तो ये होता है आपका वर्टिकल फार्मिंग का प्रकार। तो टिश्यू कल्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर का जो उपयोग किया जाता है वो पौधों का तेज विकास के लिए किया जाता है, पौधों की क्लोनिंग, फसल उत्पादन, या खाद्य उत्पादन। तो टिश्यू कल्चर जो होता है आपको बता देता हूँ, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम पौधों को उत्पन्न मतलब किसी भी पौधे, जैसे ये पौधा है, इसके किसी भी भाग से एक छोटा सा भाग यहाँ से तोड़ा इसमें से, और इसको लैब में लेके गए और वहाँ से नया पौधा तैयार किया, उसी को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और टिश्यू कल्चर में पौधों की क्लोनिंग होती है, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार मार्क कीजिए, हर एक प्रश्न पर कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। साथियों प्रश्न यदि आपको अच्छे लग रहे हों, साथियों बहुत मेहनत करके आपके लिए मैं ये प्रश्न लाता हूँ, काफ़ी मेहनत मुझे भी करनी होती है, दिन भर लगा रहता हूँ तब जाके ये प्रश्न लाता हूँ। तो वीडियो को आपको अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है, जिससे कि मतलब जितने लोग देखते हैं उतने में से आधे लोग भी लाइक नहीं करते हैं साथियों। आधे क्या, मतलब 10% लोग भी लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं, कि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है साथियों। आपके लिए इसी चैनल पर, प्रबल एग्रो स्टडी के इस चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल और जॉब से रिलेटेड, जब आपकी BSc कंप्लीट भी हो जाएगी तब भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये चैनल। आपको सबसे पहले हम जॉब से रिलेटेड न्यूज़ देंगे, ठीक है। करियर गाइडेंस आपको कोई चाहिए वो भी देंगे, ठीक है। नियंत्रित, अगला प्रश्न देखते हैं, नियंत्रित पर्यावरण खेती का मुख्य लाभ क्या है? अधिक उत्पादन, कम कीट और रोग, बेहतर गुणवत्ता, या उपरोक्त सभी। तो नियंत्रित क्या होता है साथियों? तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो उसमें हम अधिक उत्पादन, मोर यील्ड ले सकते हैं, कम कीट और रोग लगते हैं उसमें, ठीक है, और बेहतर गुणवत्ता यानी क्वालिटी उसकी अच्छी हो सकती है। मल्चिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए अभी मैंने आपको बताया मल्चिंग क्या होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए मल्चिंग से आपको एक क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो मृदा
का तापमान नियंत्रण करना, जल संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो आपका जो है ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। मृदा का तापमान नियंत्रित रहता है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट मृदा में नहीं मिल पाता, तो तापमान नियंत्रित रहता है। जल संरक्षण भी रहता है क्योंकि बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है, ठीक है। जब तापमान नियंत्रित रहता है, सब कुछ रहता है, तो जो है इनका जर्मिनेशन भी कम होता है खरपतवार का, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं देखिए आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ, समझाने पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्या है, लंबे लंबे भाषा में भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, आपको घुमाने के लिए। तो आपको क्या है, कंसेप्ट आपको सुनना है ध्यान से, जो भी मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। प्रश्न, ग्रीन हाउस में हवा का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो ग्रीन हाउस में हवा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एयर कैसे करते हैं? पंखों के द्वारा, कूलिंग पैड द्वारा, वेंटिलेटर द्वारा। तो वेंटिलेशन द्वारा या तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है, अच्छा है, आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही है, रिपीट हो गया। संरक्षित खेती में यानी जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसमें किस प्रकार की फसलों को प्राथमिकता दी जाती है? तो नकदी फसलें, खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें या तिलहन फसलें। देखो उस पर जो है नकदी फसलों को जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप्स, ठीक है, नकदी फसलों को कैश क्रॉप से बोलते हैं, इंग्लिश में भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और तो कैश क्रॉप्स बोलते हैं, नकदी फसलें इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए संरक्षित खेती करने में लागत अधिक लगती है, तो ज़्यादातर उसमें यही कारण है। देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि लागत अधिक लगती है इसलिए संरक्षित खेती में क्या हम नकदी फसलें उगाते हैं। ये पॉइंट सारे आपको चाहो तो लिख लो पेन कॉपी लेके, कुछ भी करो साथियों, लेकिन आपको क्या करना है, सही आंसर वहाँ लगा के आना है, तब मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो सफल कब मानी जाएगी? जब आपका जो है आप अच्छे नंबर से पास होंगे, आप अधिक क्वेश्चन वहाँ पे करके आएंगे, ठीक है, तब मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना साथियों। इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं करता हूँ, तो देखो इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ। पॉली हाउस में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो सब्जियां उगाई जाती हैं, फूल फल उगाए, सब उगाए जाते हैं, इनमें से जितने दिए हैं सब उगाए जाते हैं, फल फूल सब्जियां सब कुछ उगाया जाता है पॉली हाउस में, ठीक है। ये सब नकदी फसलें ही हैं जितनी फल फूल सब्जी वगैरह। नियंत्रित पर्यावरण खेती में पानी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो नियंत्रित पर्यावरण खेती में जो आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट फार्मिंग है उसमें पानी का उपयोग कैसे किया जाता है? ड्रिप इरीगेशन, बाढ़ सिंचाई, स्प्रिंकलर इरीगेशन, वर्षा जल। तो इसमें जो है हम याद रखना है, ये प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ड्रिप इरीगेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी की बचत जो होती है इसी से होती है, ड्रिप इरीगेशन से, ये भी आपको याद रखना है, ड्रिप इरीगेशन से ही होती है। काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ड्रिप इरीगेशन से। देखिए ड्रिप इरीगेशन का विकास कौन से देश से हुआ है? तो इजराइल से हुआ है, ये आप लिख लीजिए कहीं पे, आपका आगे कंपटीशन में भी काम में आएगा। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे एग्रीकल्चर की, तब आपके काम में आएगा जॉब की, ठीक है। तो एरोपोनिक्स में पौधों को कौन से माध्यम में उगाया जाता है? एरोपोनिक्स में, तो इसमें जो है हवा में उगाया जाता है, जैसा कि नाम से है। तो आपको देखिए याद रखना है, एरो मतलब एयर, एरोपोनिक्स में एयर आ रहा है, थोड़ा सा एक मिनट लूँगा। एरोपोनिक्स में देखिए यहाँ पे एयर आ रहा है, ये एयर, तो ये हवा, ठीक है, ये हवा में उगाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो है यहाँ पे हाइड्रो वर्ड आ रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है जल। आप जो रूट वर्ड है हाइड्रो, उसका मतलब होता है जल या पानी, तो हाइड्रो का जल होता है, और जो एरो है एरोपोनिक्स है उसका हवा में होता है खेती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस में CO2 वृद्धि से क्या होता है? जब CO2 की वृद्धि हो जाती है तब क्या होता है? तो पौधों की वृद्धि बढ़ती है, पौधों की वृद्धि कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या पौधे मर जाते हैं। तो पौधों की वृद्धि बढ़ती है, क्या होता है? पौधों की वृद्धि बढ़ती है, क्योंकि पौधे जो है CO2 को ग्रहण करते हैं, तो उनकी वृद्धि बढ़ती है। संरक्षित खेती में जो आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसमें किस प्रकार के कीट नियंत्रण तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जैविक कीटनाशक या रासायनिक या IPM। तो इन किसका प्रयोग कर सकते हैं हम संरक्षित खेती में? तो उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं साथियों। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए बीच बीच में मैं बताते चलता हूँ आपको बातें। देखिए वीडियो यदि लंबा हो रहा है तो उसका रीज़न ये है कि अभी 15 मिनट हुए हैं, 22 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, प्लस कितने फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। और क्या करते हैं लोग बाग, अन्य यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आपको 10-15 क्वेश्चन करवा देते हैं, 15-20 मिनट आपके ले लेते हैं। अभी देखो मैंने 22 क्वेश्चन और लगभग कम से कम 10 फैक्ट बता दिए हैं एक्स्ट्रा। सोचिए अभी मैंने 30 से भी अधिक प्रश्न आपके करवा दिए हैं,
ऐसे फैक्ट को भी जोड़ दिया जाए तो साथियों आपको जोड़े रहना है। पॉली हाउस में तापमान नियंत्रित कैसे किया जाता है? वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि जितना मतलब एंड तक पहुँचते जाएंगे क्वेश्चन उतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। अंत में मैंने उतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब महत्वपूर्ण चलते जा रहे हैं और अंत तक इतने ही महत्वपूर्ण रखें और ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा आपका जो है जो इंपॉर्टेंस का जो लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा क्वेश्चंस का। तो पॉली हाउस में तापमान नियंत्रित कैसे करते हैं? पंखे और हीटर से करते हैं, ठंडे पानी से करते हैं, सौर ऊर्जा से करते हैं, या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पंखे और हीटर से करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, पंखे, हीटर, एसी वगैरह इनसे हम करते हैं। संरक्षित खेती में प्रकाश की आवश्यकता किससे पूरी होती है? तो प्राकृतिक धूप से, एलईडी लाइट से, फ्लोरोसेंट लाइट से, उपरोक्त सभी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो संरक्षित खेती में प्रकाश की आवश्यकता प्राकृतिक धूप, लाइट्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मल्चिंग से किस प्रकार की समस्या कम होती है? तो देखिए खरपतवार, कीट, रोग या मिट्टी का कटाव। तो देखिए इसमें जो मुख्य है वो खरपतवार है, क्योंकि जैसा कि बताया था खरपतवार जो है जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं जब सॉइल की मल्चिंग कर देते हैं। तो इसका आंसर खरपतवार हो जाएगा। खरपतवार को इंग्लिश में हम वीड्स बोलते हैं। एक बार कंफर्म कर देता हूँ आपको, वीड बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। बढ़ते अगले पर। हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में पौधों को पोषक तत्व किस प्रकार मिलता है? मिट्टी से, जल से, वायु से, खाद से। तो जो है हाइड्रोपोनिक्स में जो है जल से मिलता है, याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया भी था हाइड्रो मतलब जल होता है, अभी बताया था हाइड्रो जो है उसका मतलब होता है जल। तो हाइड्रोपोनिक्स जल से संबंधित है। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जलवायु नियंत्रण है, कीट नियंत्रण है, फसल उत्पादन बढ़ाना है, या उपरोक्त सभी है। तो संरक्षित खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है। जलवायु नियंत्रण, कीट नियंत्रण, फसल उत्पादन बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पॉली हाउस में, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पॉली हाउस में कौन सी सामग्री का उपयोग छत और दीवारों के लिए किया जाता है? देखिए मैंने आंसर ही मेंशन किए हैं, तो आप क्या है सुनने पर आंसर तो आपको देख ही लेते हैं तुरंत, आपको सुनने पर फोकस करना है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉली हाउस में कौन सी सामग्री का उपयोग छत और दीवारों के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये पॉलीथीन शीट का किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में किस माध्यम में उगाया जाता है? तो देखिए ये पानी में उगाया जाता है, जल में उगाया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके जो हो चुके हैं मैं जल्दी जल्दी करवाता चल रहा हूँ आपको, रिवीजन आपका होता चला जाएगा। एरोपोनिक्स में पौधों की जड़ों को किस प्रकार पोषक तत्व दिए जाते हैं? तो ये देखिए आपके धुंध के द्वारा दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? धुंध के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस में तापमान नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों ये आपका उपरोक्त सभी का किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। शेड नेट हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रकाश को कम करना, ठीक है। अगला प्रश्न है मल्चिंग किसका उपयोग करती है? तो मल्चिंग जो है वो जल संरक्षण के लिए होती है। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए होती है मल्चिंग। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस में तापमान नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो ग्रीन हाउस में हम तापमान नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं वो पंखे, हीटर, कूलिंग पैड सबका करते हैं, जैसा कि ये प्रश्न आपका हो चुका है। और ये थे आज के प्रश्न साथियों। वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो आपको क्या करना है, जो पार्ट 2 में इसका अपलोड करूँगा तो उससे पहले आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना है और सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको समय से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, उसका आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। और साथियों टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बचे रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो में नहीं करवा पाता हूँ, वो प्रश्न आपके टेलीग्राम पर दे देता हूँ। और काफ़ी PDF आपके टेलीग्राम पर डली हैं और भी डाल दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और यूं ही अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।